स्टूडेंट आज जो हमने जो कल पढ़ा था उसमें पढ़ा था वाष्पदाब में अवनमन के बारे में पढ़ा था, क्वथनांक में उन्नयन के बारे में पढ़ा था। आज जो हम बातें करते हैं विलयन के दो अन्य अणुसंख्यक गुणधर्म के बारे में बातें करते हैं। आज जो हम बातें करते हैं हिमांक में अवनमन और वाष्पदाब, इसके बारे में बात करते हैं। हिमांक में अवनमन और वाष्प परासरण दाब के बारे में बात करते हैं। स्टूडेंट क्लियर? स्टूडेंट जो हमने कल सीखा था, हमने ये सीखा था कि यदि हमारे पास ये कोई वस्तु है, किसी का उसका वाष्प दाब है, यदि ये वाष्प दाब किसके बराबर हो जाए, किसके बराबर हो जाए, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। ध्यान देना स्टूडेंट्स, यदि ये किसी वस्तु का वाष्प दाब है और शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है, ये किसके बराबर हो जाए, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, तो इस बिंदु को क्या कहते हैं, हम क्वथनांक कहते हैं। क्लियर? क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। मैंने क्या कहा था कि जब किसी वस्तु का वाष्प दाब इतना हो जाए, जब किसी द्रव का वाष्प दाब इतना हो जाए, जब किसी द्रव का वाष्पशील द्रव का वाष्प दाब इतना हो जाए कि वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, तो उस बिंदु को तापकीय बिंदु को क्या कहते हैं, हम क्वथनांक कहते हैं। स्टूडेंट हमने कल ये भी सीखा था, यदि इसमें अवाष्पशील विलय मिला दिया जाए, तो यदि इसमें क्या मिला दिया जाए, अवाष्पशील विलय मिला दिया जाए, तो उसका वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। पहले ये वाष्प दाब था, अब ये हो गया, तो इसे वापस वायुमंडलीय दाब तक पहुंचने के लिए बहुत अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। मैंने क्या सिखाया था, जब किसी वाष्पशील द्रव में यदि अवाष्पशील पदार्थ को मिला दिया जाए तो उसका वाष्प दाब कम हो जाता है, जिस कारण उसे क्वथनांक तक पहुंचने में बहुत अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। कहने से मतलब यह है कि यदि जल है, जल का जो शुद्ध अवस्था में क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, यदि उसमें नमक के रूप में या नमक मिला दे, अवाष्पशील पदार्थ मिला दे, तो उसका क्वथनांक 100 से बढ़ जाता है, क्योंकि वाष्प दाब में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। क्लियर? स्टूडेंट आज जो हम बातें करते हैं किसके बारे में बातें करते हैं, हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में बात करते हैं। जरा समझें स्टूडेंट, यदि हम किसी वस्तु का तापमान कम करें, क्या करें, कम करें, मान लीजिए कोई वस्तु का तापमान है, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम हिमांक के बारे में समझें। हिमांक क्या होता है, वह ताप जिस पर पदार्थ की ठोस व द्रव अवस्था के वाष्प दाब क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ठोस और द्रव अवस्था के वाष्प दाब क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। क्लियर? तो हम ये कह रहे हैं, मान लीजिए ये स्टूडेंट बातें करते हैं, जरा समझें। मान लीजिए ये कोई द्रव अवस्था में वाष्प दाब है, किस अवस्था में, द्रव अवस्था में वाष्प दाब है, द्रव अवस्था में वाष्प दाब है किसी शुद्ध विलायक का। क्लियर? तो स्टूडेंट ये इतना, इसका वाष्प दाब इतना कम हो जाए, इतना कम हो जाए, ये किसके बराबर पहुंच जाए, ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर पहुंच जाए। किस अवस्था के बराबर पहुंच जाए, ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर पहुंच जाए। जिस टेम्परेचर पे ये ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर होता है स्टूडेंट, उसे ही हम क्या कहते हैं, हिमांक कहते हैं। किसी द्रव का जो द्रव अवस्था का जो वाष्प दाब है वो किसके बराबर हो जाए, ठोस अवस्था के वाष्प के बराबर हो जाए। जो हमें तापमान में कमी करनी पड़ेगी, द्रव अवस्था के वाष्प दाब को ठोस अवस्था के वाष्प दाब में बदलने के लिए, जिस तापमान पर द्रव अवस्था का जो दाब है, वाष्प दाब है, वो किसके बराबर हो जाए, ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाए, उस तापमान बिंदु को ही हम क्या कहते हैं, हिमांक कहते हैं। स्टूडेंट आप बातें करें आगे, तो हमने कहा है अगर यहाँ पर मान लीजिए द्रव अवस्था में वाष्प दाब है, किसमें वाष्प दाब है, द्रव अवस्था में वाष्प दाब। क्लियर? ये इसका तापमान कम करते गए, इतना कम करते गए कि इसका ठोस अवस्था में वाष्प दाब के बराबर हो गया, ठोस अवस्था में वाष्प दाब के बराबर हो गया। क्लियर? ठोस अवस्था में वाष्प दाब के बराबर हो गया। स्टूडेंट यहाँ क्या किया हमने, द्रव अवस्था के वाष्प दाब को हम इतना कम करते गए, वो किसके बराबर हो जाएगा, ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा। ये अब कम करने के लिए हमें क्या किया, तापमान को कम किया। मान लिया तापमान इतना कम कर दिया, कितना कम कर दिया, TF के बराबर कर दिया। T का मतलब टेम्परेचर, F का मतलब फ्रीजिंग। क्लियर? फ्रीजिंग। स्टूडेंट मैंने मान लिया शुद्ध विलायक है हमारे पास, ये द्रव अवस्था में कौन, मान लिया शुद्ध विलायक लिया है मैंने, कौन, शुद्ध विलायक लिया है, कौन, जल लिया है। कौन लिया है, जल। तो शुद्ध अवस्था में जो वाष्प दाब मान लिया मैंने, क्या हो गया, इसका शुद्ध अवस्था के लिए नोट लगाते हैं, तो यहाँ T नोट F का मतलब हो गया शुद्ध अवस्था में शुद्ध विलायक का, या शुद्ध अवस्था में शुद्ध विलायक का क्या है, ये वाष्प दाब है। शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब नहीं, ये हिमांक है। क्या है ये, हिमांक है, जिस पर ये जमे लग जाता है। स्टूडेंट अब बातें करें, यदि हम ये जानते हैं कि यदि हम अवाष्पशील विलय को किसी वाष्पशील विलय में मिला दिया जाए, विलायक में मिला दिया जाता है, तब उसका वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और क्यों कम हो जाता है, ये हमने पीछे सीखा था। स्टूडेंट यदि मैं इसमें क्या मिला दूं, NaCl मिला दूं, क्या मिला दूं, NaCl। क्लियर? ये क्या है, अवाष्पशील, ये क्या है, अवाष्पशील विलय है। क्लियर? इसको मिला दूं तो जो इसका द्रव अवस्था में वाष्प दाब था वो क्या हो गया, कम हो गया। मान लीजिए कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। क्लियर?
तो ये क्या है, ये जो टेम्परेचर दिखाया है ये क्या है, विलियन का है। ये क्या है, विलियन का वाष्प दाब है। क्या है, विलियन का वाष्प दाब है। विलियन में कौन कौन है, H2O और NaCl है। क्लियर स्टूडेंट, आपने देखा है, समझा भी था कि अगर हम अवाष्पशील विलेय बना दें तो उसका जो वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों हो जाता है वो आपने सीखा था स्टूडेंट। यदि अब इसको हम इस ठोस अवस्था में बदलना चाहें तो उसके तापमान में हमें क्या कम वृद्धि करनी, कमी कितनी करनी पड़ेगी, जरा समझेंगे। मान लीजिए इसको हम क्या करें, ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर करें। ये क्या है, द्रव अवस्था का वाष्प दाब और ये किसका है, ठोस अवस्था का वाष्प दाब। इसे पहुंचाने के लिए हमें क्या है, तापमान में जो वृद्धि करनी पड़ी, मान लीजिए TF है, कितनी वृद्धि करनी पड़ी, TF। तो स्टूडेंट ध्यान दें, यहाँ द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदलने के लिए अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। और यहाँ तापमान कैसा है, कम है। तो ध्यान दें स्टूडेंट, यहाँ तापमान में क्या हुई है, कमी हुई है। यहाँ तापमान में क्या हुई है, कमी हुई है। यहाँ तापमान में क्या हुई है, कमी। कब, जब उसमें क्या मिला दिया जाए, अवाष्पशील विलेय मिला दिया जाए। जिससे क्योंकि उसका जो वाष्प दाब वो कम हो जाता है। वाष्प दाब जब कम हो गया तो उसे फ्रीजिंग पॉइंट तक पहुंचने में बहुत कम समय लगेगा, जबकि इसमें अधिक समय लगेगा। इसमें क्या है, कम समय लगेगा क्योंकि इसका वाष्प दाब पहले से ही कम हो गया। क्लियर, इसका जो वाष्प दाब है वो क्या हो गया, पहले से ही कम हो गया अवाष्पशील विलेय की उपस्थिति में। इसका वाष्प दाब कम नहीं था, इससे ज्यादा समय लेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ TF नॉट अधिक होगा TF से। क्लियर, तो अवनमन को हम क्या कहते हैं, कमी कहते हैं कि हिमांक में क्या हुई, कमी। जो हिमांक बिंदु था पहले यहाँ था, इतना था, अब क्या हो गया, इतना हो गया, यानी कमी हो गई। हिमांक में क्या हो गया, कमी हो गई। स्टूडेंट, हिमांक में जो कमी हुई उसे हम दिखाएंगे डेल्टा TF बड़े में से छोटा घटाएंगे तो ये क्या बताएगा हमें, हिमांक में कमी। तो परिभाषा में लिखी भी है मैंने, जब किसी विलायक में अवाष्पीय विलेय बनाया जाता है तो उसके हिमांक में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इस कमी को ही हम क्या कहते हैं, हिमांक में। स्टूडेंट, इसमें अब हम यदि हम विलयन की बातें करें, अशुद्ध अवस्था में बातें करें कि विलयन का जो ताप है, वाष्प दाब पहले से क्या होता है, कम होता है। मान लीजिए वाष्प दाब यहाँ पर है कि वाष्प दाब अधिक है, इसका वाष्प दाब अवाष्पीय विलेय की उपस्थिति में कम हो जाता है। अब यदि इसको हम ठंडा करें तो ये जाके कहाँ होगा, मान लीजिए यहाँ पर जाके किस में बदलता है, सॉलिड में बदलता है। किस में बदलता है, सॉलिड में। ये क्या है, AB कोई पदार्थ है, ये क्या है, विलयन है। क्या है, विलयन है। क्लियर, मान लीजिए H2O मान लीजिए शुद्ध अवस्था में, तो ये क्या मान लिया मैंने, H2O और NaCl। क्लियर। आप उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर जो टेम्परेचर था ज़्यादा था और यहाँ से ये यहाँ इस बिंदु पर क्या होगा, ये किस में चेंज होने लग जाएगा, सॉलिड में चेंज होने लग जाएगा। किस में चेंज होने लग जाएगा, सॉलिड में। किस में, सॉलिड। और यहाँ तक किस में था, लिक्विड में। तो स्टूडेंट यहाँ देखें, यहाँ इन दोनों के बीच में क्या स्थापित हो जाएगा, लिक्विड और सॉलिड के बीच में क्या स्थापित हो जाएगा, साम स्थापित हो जाएगा। क्या स्थापित हो जाएगा, साम। तो स्टूडेंट ध्यान दें, ये जो टेम्परेचर था पहले, इसमें इतने अधिक टेम्परेचर पे क्या था, ये सॉलिड भी चेंज हो रहा था। अब क्या हो गया, ये कम टेम्परेचर की आवश्यकता हुई। हमें किसकी आवश्यकता हुई, कम टेम्परेचर की आवश्यकता है। मान लीजिए टेम्परेचर कितना है, ये टेम्परेचर है TF। कितना टेम्परेचर है, TF। तो ये क्या है, इसके वाष्प दाब में कमी होने से ये कम टेम्परेचर लेगा फ्रीजिंग में बदलने के लिए, इसे जमने के लिए, हिमांक में बदलने के लिए। और ये क्या है, अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। इसमें क्या है, विलयन की उपस्थिति में क्या होगा, वाष्प दाब कम होने से ये क्या होगा कि ये कम तापमान पे ही क्या हो जाएगा, फिर उसमें हिमांक में बदल जाएगा, ठोस अवस्था में चेंज हो जाएगा, लिक्विड और सॉलिड के बीच में सामंजस्य स्थापित हो जाएगा। क्लियर। तो स्टूडेंट, ये इसमें क्या हुई, वाष्प दाब में कमी हुई, क्या हुई, टेम्परेचर में कमी हुई, हिमांक में क्या हुई, कमी हुई। ये जो कमी हुई है हिमांक में, इस कमी को ही हम यहाँ दिखाते हैं। ये क्या होता है, डेल्टा TF। क्या दिखाते हैं, डेल्टा TF। तो डेल्टा TF में लिखा भी है यहाँ, क्या है, डेल्टा TF नॉट माने डेल्टा TF। क्लियर। तो स्टूडेंट अब बातें करते हैं, ये क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट था हमारा। अब जो नेक्स्ट बातें करते हैं, हम आगे बातें करेंगे। और यहाँ एक हम जानते हैं कि टेम्परेचर जो होगा ये डेल्टा TF नॉट किसके अनुपाती होगा, M के होगा, मोलर सांद्रता पे। क्यों होगा, क्योंकि आप तापमान में वृद्धि करोगे तो अवाष्पशील विलेय की जो है मात्रा क्या होगी, अधिक होगी। तो तापमान हमें अधिक लगेगा। यदि अवाष्पशील विलेय को हम अधिक मात्रा में लाएंगे तो हमें उसे जमाने के लिए, उसे हिमांक करने के लिए, उसे ठोस अवस्था में बदलने के लिए अधिक तापमान की आवश्यकता होगी। तो तापमान में अधिक तापमान की आवश्यकता होगी तो हम क्या होगा, उसका वाष्प दाब कम हो जाएगा। वाष्प दाब कम हो जाने से क्या होगा, हमें बहुत ही जल्दी से फ्रीजिंग पॉइंट मिल जाएगा, जल्दी से कम तापमान पर ही फ्रीजिंग पॉइंट मिल जाएगा। तो ये किसके समानुपाती होती है, मूल्य सांद्रता के। क्लियर। उसके बाद स्टूडेंट हम बातें करते हैं पराशर दाब के बारे में। किसके बारे में बातें करते हैं, पराशर दाब के बारे में। जरा स्टूडेंट समझें पराशर दाब क्या होता है। मेरे पास है चाकार की कोई हमारे पास नली है,
इस प्रकार जुड़ी हुई हैं कि एक नली में, ए नली में तो हमारे पास शुद्ध जल भरा हुआ है और बी नली में हमने क्या कर दिया, जल में कौन मिला दिया, NaCl मिला दिया। क्लियर स्टूडेंट, ध्यान दें, ये एक बीच में SPM का मतलब है, ये जो नली है बीच में क्या लगा दी, अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी। क्या लगा दी, अर्धपारगम्य झिल्ली। ये क्या होती है जरा समझे। ऐसी झिल्लियां जिससे विलायक के अणु, जिससे विलायक के जो अणु है यानी शुद्ध अवस्था के जो अणु है वो आर पार हो सकते हैं, परंतु विलय के अणु आर पार नहीं हो सकते। बहुत ही हल्की झिल्ली होती है, ऐसी झिल्ली होती है जिसमें विलायक के जो अणु हैं वो तो आर पार हो सकते हैं परंतु विलय करें। जैसे अंडे की झिल्ली है, अंडे में कवच है, अंडे को आप फुलाओगे, नमक में डालो या शुद्ध जल में डालो तो उसमें आंसू जल में डालोगे तो अंडा फूल जाता है, जब नमक में डालोगे तो अंडा सिकुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि झिल्ली से है का और उसके अणु गुजरते रहते हैं। किशमिश की झिल्ली, किशमिश को आप पानी फुलाओगे तो फूल जाती है। क्यों? पानी उसके अंदर कैसा चला गया, क्योंकि उसके ऊपर क्या होती है, झिल्ली होती है। सर ध्यान दें, प्रकृति में प्रत्येक वनस्पति एवं जीव जंतु के में क्या पाई जाती है, SPM पाई जाती है। यानी ये पाई जाती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसे बोलते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। एक ऐसी झिल्ली होती है जिसमें विलायक के जो अणु है, विलायक के बहुत ही अणु जो होंगे आर पार हो सकते हैं परंतु विलय के नहीं। क्लियर? तो ये बहुत आगे हम बात करें कि यदि इसमें शुद्ध जल है तो शुद्ध जल, और इसमें क्या है, ये जल और नमक है। क्या है? जल और शुद्ध जल में हम ये क्या होता है, कम सांद्रता का होता है। ध्यान रखना, ऐसा विलय जिसमें केवल विलायक हो तो उसे हम बोलते हैं कम सांद्रता। यदि विलायक में कौन विलय हो तो उसे बोलते हैं अधिक सांद्रता वाला। क्लियर? इसमें ये कम सांद्रता वाला है क्योंकि इसमें केवल कौन है, विलायक है। इस विलय में केवल कौन है, विलायक है, और इसमें दोनों है तो ये क्या है, अधिक सांद्रता वाला। क्लियर? तो ध्यान दें स्टूडेंट, मैंने परिभाषा में लिखा है पराशर दाब, जब दो भिन्न भिन्न सांद्रताओं वाले विलयन को, यानी मैंने कभी कम सांद्रता का और एक अधिक सांद्रता की अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा रखा जाता है। तो स्टूडेंट ध्यान दें कि अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा कॉन्टेक्ट कर दिया गया है तो विलयन कम सांद्रता वाले, ये कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले, ये अधिक सांद्रता वाला विलयन है, वाले विलयन की ओर गति करने लग जाता है। यदि हम ऐसा करें कि दो विलयन है हमारे पास, कम सांद्रता वाला और एक अधिक सांद्रता वाला। कम सांद्रता का मतलब है इसमें केवल विलायक हो, अधिक सांद्रता का मतलब इसमें विलय के रूप में और मिला हो। क्लियर? तो स्टूडेंट इसमें होता है क्या है कि जो कम सांद्रता वाले जो विलयन है उसके जो अणु है, इस जो झिल्ली है SPM जो है हमारे पास, इस अर्धपारगम्य झिल्ली से इसके जो अणु है, किसके अणु, इसके अणु नहीं, अधिक सांद्रता वाले विलयन के अणु नहीं, बल्कि कम सांद्रता वाले अणु, कम सांद्रता वाले विलयन के अणु इसमें से होकर गुजरने लग जाते हैं, इसमें से होकर गुजरने लग जाते हैं, होकर जो गुजरने लग जाते हैं तो उसमें क्या डालते हैं, इसमें से होकर गुजर के कहाँ पहुंच जाते हैं, अधिक सांद्रता वाले विलयन में। जरा परिभाषा आगे पढ़ें। विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करने लग जाते हैं। इस घटना को तो हम बोलते हैं परासरण कहते हैं। इस घटना को जब कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन में अर्धपारगम्य झिल्ली में होकर उसमें से कुछ अणु दूसरे अधिक सांद्रता वाले विलयन पहुंच जाते हैं, इस घटना को हम बोलते हैं परासरण। क्लियर? अब परंतु परासरण क्रिया को जो रोकने के लिए जो उसके विपरीत दाब डालता है उसे हम कहते हैं परासरण दाब। जैसा स्टूडेंट्स में से कम सांद्रता वाले जो अणु हैं, कम सांद्रता वाले जो विलयन के जो अणु हैं वो अधिक सांद्रता वाले विलयन में जाएंगे, पास होंगे, किसके द्वारा, अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा। जैसे इसमें से होकर गुजरेंगे तो स्टूडेंट ध्यान दें, ये क्या करेगा, इसमें दाब डालेगा, इसमें क्या करेगा, दाब डालेगा, किसके विपरीत, परासरण के विपरीत। इसमें क्या डाल, इसके जो अणु है इस पर क्या डालते हैं, दाब डालते हैं। इसके विपरीत जो अणु अर्धपारगम्य झिल्ली पर जो दाब डालते हैं, इस दाब को ही हम बोलते हैं परासरण दाब। क्या बोलते हैं, परासरण दाब। जरा समझें, जब किसी कम सांद्रता वाले विलयन व अधिक सांद्रता वाले विलयन को किसके द्वारा अलग अलग रखा जाता है, अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा अलग रखा जाता है, तो कम सांद्रता वाले विलयन के अणु अधिक सांद्रता वाले विलयन में अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा एक कम सांद्रता वाले अणु से विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करने लग जाते हैं। इस गति को ही बोलते हैं, इस घटना को ही बोलते हैं परासरण। इस घटना में अधिक सांद्रता वाला जो विलयन है वो उसे रोकने के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली पर जो दाब डालता है उसे हम क्या कहते हैं, परासरण दाब। जरा यहाँ पे भी समझे, मेरे पास ये जो नमूना है मैंने इस तरीका से लिखा है कि एक तरफ मैंने जल भरा हुआ है, एक तरफ मैंने जल में कौन मिला दिया, नमक मिला दिया। क्लियर? तो स्टूडेंट ये क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, बहुत ही बारीक झिल्ली होती है, आपने आगे भी पढ़ोगे। तो स्टूडेंट इसमें से क्या होगा, इसमें जो शुद्ध अवस्था में जल है ये कैसा है, कम सांद्रता का, और ये कैसा है, अधिक सांद्रता का। इसमें से क्या होगा, कुछ अणु इसमें से होकर गुजरेंगे, इसमें से होकर गुजर कर कहाँ पहुंच जाएंगे, अधिक सांद्रता वाले विलयन पहुंच जाएंगे। तो इसे रोकने के लिए इसके जो अणु है अर्धपारगम्य पर जो दाब डालते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली पर जो दाब डालेंगे, इसके जो अणु अर्धपारगम्य झिल्ली पर जो दाब डालेंगे उसे क्या कहेंगे, हम उसे ही बोलते हैं परासरण दाब। क्लियर? तो कम सांद्रता वाले विलयन अर्धपारगम्य झिल्ली से हो गुजरते हैं तो
अधिक सांद्रता वाले विलयन वाले के अणु उसे रोकने के लिए परागण में जो दाब डालते हैं उसे कैसे कहते हैं, पराशंका। आप स्टूडेंट आगे सीखोगे, अभी सीखोगे, कल की वीडियो में, कल की क्लास में सीखोगे कि अंडे का फूलना, अंडे को आप नमक में डाल दोगे, नमक के पानी में डाल दो तो अंडा सिकुड़ जाता है, यदि आप आंसू जल में डाल दो तो फूल जाता है। आपने किशमिश को भी देखा होगा, यदि हम पानी में डालते हैं तो वो फूल जाती है। क्यों फूल जाती है? क्योंकि उसमें से जो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, उसके ऊपर जो परत होती है, उसके ऊपर जो लेयर होती है, वो अर्धपारगम्य झिल्ली जो होती है, उसमें से कुछ जल के अणु क्या हो जाते हैं, उसके अंदर पहुंच जाते हैं। ये हुई होती है अर्धपारगम्य झिल्ली। आगे भी सीखोगे स्टूडेंट, यहाँ तक आप रिवाइज करना, फिर में नोट करना और अच्छे से रिवाइज करना है, फिर में नोट करना। और मैं नेक्स्ट क्लास लेके आऊँगा, नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे, जब तक आप रिवाइज करना है। स्टूडेंट हम कल जो सीखेंगे पराशर दाब के प्रकार के बारे में सीखेंगे कि अंदर की तरफ हो या बाहर की तरफ, यानी किशमिश कभी तो सिकुड़ती है, यदि नमक के विलय में डाल दें तो वो सिकुड़ जाती है। किशमिश को हम नमक के विलय में डाल देंगे तो सिकुड़ जाती है। यदि हम अंगूर को नमक के विलय में डाल देंगे तो वो सिकुड़ जाता है। यदि अंगूर को हम या किशमिश को हम जल में डाल दें तो वो क्या हो जाए, फूल जाती है। ऐसा क्यों होता है वो हम कल सीखेंगे। क्लियर? जब तक आप रिवाइज करें।